बजट। तो हम लोग ना बजट को पढ़ने वाले हैं। तो बजट को दो प्रकार से पढ़ा जाता है, ठीक है। बजट को कैसे दो प्रकार से पढ़ा जाता है? एक तो बजट को पढ़ा जाता है बेटा संविधान में। तो इसमें जो संविधान में जो पढ़ने का जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद के साथ पढ़ेंगे, बजट कैसे पास होता है, बजट में क्या क्या होता है। और दूसरा जो बजट को पढ़ते हैं भी है कहां पे? इकोनॉमिक्स में, मतलब अर्थ व्यय। तो इसमें पूरा ना बजट का ना ये नहीं देखेंगे कि कैसे पास होता है, ये हर चीज देखेंगे भाई, क्या क्या टैक्स लगता है, कौन सा कर है, कैसा है, क्या है, ऐसा करके। तो हम लोग ना बजट के इस वाले पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं जो संविधान में है। क्लियर है कि नहीं है? तो बजट का अगर मतलब देखोगे तो हर बुक में लिखा हुआ रहता है चमड़े का थैला। मतलब एक प्रकार से आप बोल सकते हो, ठीक है, चमड़े का थैला मतलब एक हिसाब से झोला, ठीक है, एक हिसाब से बैग, या फिर एक हिसाब से आप बोल सकते हो बीफ केस। अरे वो चमड़े का थैला मतलब वो बीफ केस क्यों? उसी में ही हम संसद में क्या लाएंगे भाई, उसी में से हम डॉक्यूमेंट निकालेंगे। हंस मत लड़के, ठीक है, मेरे हंसी आ जाएगा। डॉक्यूमेंट निकालेंगे, उसी को तो पर्चे को पढ़ के बताएंगे, उसी चमड़े का थैले में रहेगा। लेकिन अभी जो बजट लाया गया आप लोग देखोगे, ठीक है, अब क्या है, थोड़ा सा रीति रिवाज बदल रहा है, ठीक है। भूपेश बघेल ने जब बजट लाया था, ठीक है, यहां पे हमारे विधानसभा के लिए, तो गोबर से बना हुआ एक थैला था, क्योंकि मैं आप लोग को बताया था, ठीक है, कि हमारे लिए वो शुभ रहता है करके, ठीक है। और अभी जो बजट लाया गया, ठीक है, अभी जो वर्ष 2025 में बजट लाया गया, तो उसमें आप लोग देखोगे जो बैग है, ठीक है, ये देखो रेड कलर का बैग था, ठीक है, ये रेड कलर का बैग था। निर्मला सीतारमण ने क्या किया, ये रेड कलर का बैग लाया था। तो अगर देखा जाए ना, बजट ना आप बोल रहे हो इस बैग के लिए ही यूज कर रहे हो वर्ड, ठीक है, बजट मतलब चमड़े का थैला, ठीक है। तो अब उस परंपरा को बदलते हुए, ठीक है, अच्छा रेड कलर का यूज क्यों किए थे, मैं आपको इसके पीछे रीजन बताया था, ठीक है। हम लोग ये मानते हैं कि जो लाल कलर जो रहता है हमारे लिए बहुत शुभ रहता है, हिंदू लोगों के लिए। हम लोग जो हिसाब किताब भी रखते हैं वो लाल कलर की डायरी में ही रखते हैं मोस्टली, जो पैसा का वो हिसाब किताब रखते हैं लाल कलर के ही वो करते, देख लेना आप कहीं पे भी, मोस्टली उसी का यूज होता है। क्लियर है? तो इस कारण से उसको बहुत शुभ माना गया है। अब ये जो बजट है, कि अगर बजट को देखा जाए तो ये बजट का मतलब क्या है, ठीक है, ये बजट क्या है, मतलब इसमें क्या आता है, ठीक है। तो आप लोग बजट में एक अगर देखा जाए बजट को, सबसे पहली बात तो ये आम भाषा में समझिए कि बजट है क्या। तो भाई हम लोग अपने घर के लिए अगर बजट तैयार करते हैं, ठीक है, हम लोग अपने घर के लिए अगर बजट तैयार करते हैं, तो भैया एक महीने में जितना खर्चा होने वाला है वो, और एक महीने में पैसा कहां से आने वाला है वो। अगर किसी का इनकम एक महीने का, ठीक है, 10,000 है आय, और उसका जो खर्चा है, ऑब्वियस सी बात है वो खर्चा 10,000 के अंतर्गत ही करेगा ना, नहीं तो उसको क्या है, कर्जा चढ़ जाएगा, उसको कर्जा लेना पड़ जाएगा। खर्चा 9,000 तक से करेगा व्यय। तो ये देखो, तो हम लोग बजट को इस प्रकार से समझ रहे हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर घर के लिए एक महीने का जो खर्चा, मतलब एक महीने का जो व्यय हो रहा है खर्चा, ठीक है, और एक महीने का आय। तो हम लोग खर्चा भी उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से आय होता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, ठीक है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ही जिंदगी जीते हो। आपके पास है जेब में, चलो ठीक है, आपके पास संपत्ति है 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 25 करोड़ का, तो भैया आप आओगे एकदम BMW कार में, 35 लाख का कार लेने में कोई हर्ज नहीं है। और जब संपत्ति है 1 करोड़ का है, तो 35 लाख के कार को लेकर क्या करोगे रे भाई? वो तो आप उसके सर्विस सेंटर में जाओगे ना तो लगभग 60-70 हजार 1 लाख का चूना लगा देगा आपको, क्योंकि आपने हाथी पाला है, खर्चा भी तो वैसे ही आएगा ना, ये वास्तविकता है। तो भाई मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा से ज्यादा पहले अल्टो चलाता था, आजकल ज्यादा से ज्यादा सेंट्रो चला रहा है,
ठीक है। और मेरे पास तो भाई वो बहुत पुराना मॉडल गाड़ी है इंडिगो का, ठीक है, पूछिए मत, पेट्रोल ज्यादा पीता है भाई। तो आप लोग फीस वगैरह दीजिए। भावनाओं में बह के मैं ये बातें बोल रहा हूं। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया? बजट यही है बेटा, बजट। आपका बर्थडे आया, बर्थडे पार्टी आया, ठीक है, मतलब बर्थडे माना, ठीक है, तो आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग ही पार्टी दोगे ना। पता चला 5 स्टार में घुस गए, कुटकुटले खाना खा लिया, बर्तन मांजना पड़ रहा है, बजट। तो आप लोग बजट के अकॉर्डिंग ही कार्य करोगे, तो वैसे ही ना क्या होता है बेटा, हमारे देश के लिए क्या होता है, बजट होता है। तो इस साल हमने जो बजट पेश किया है वर्ष 2025 के लिए देश के लिए, वो कितना था, 50 लाख करोड़। मतलब हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, इससे ज्यादा पैसा ही है क्या, हमारे पास इससे ज्यादा पैसा है, तभी तो हम लोग 50 लाख करोड़ का बजट लाए हैं। मतलब हम 50 लाख करोड़ खर्चा करने वाले हैं, मतलब आय ऑब्वियस सी बात है उससे ज्यादा होने वाला है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमने बजट प्रस्तुत किया है 2025 का, ठीक है। तो ये बजट होता क्या है, आय और व्यय का विवरण, आय और व्यय का विवरण, बजट यही होता है। और बजट के बारे में एक इतिहास में आप लोग को बताया था, ठीक है ना, उस पेज को पलटिए या फिर उस पे आइए जिसको मैं इतिहास के बारे में बताया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो, सबसे पहला हमारे लिए जो भारत के लिए जो बजट पेश किया गया था वो 7 अप्रैल 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। वो भी कहां पे, लंदन में, वहां के पार्लियामेंट में किया गया था, ठीक है। और वो किया भी गया था तो इस कारण से क्योंकि उस समय 1857 में यहां पे क्या हुआ था, क्रांति हुआ था, ठीक है। तो कितना भैया, कितना नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कैसे करेंगे, इसको मद्देनजर रखते हुए वहां पे भारत के लिए बजट पेश किया गया था। और फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि स्वतंत्र भारत के लिए 26 नवंबर 1947 को षटमुखन चेट्टी ने इसको प्रस्तुत किया था बजट को। फिर उसके बाद गणतंत्र भारत के लिए, गणतंत्र भारत के लिए कब किया गया था, 1950 में, ठीक है, जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने उसमें टाइमिंग लिखा होगा कि 1924 से लेकर 1999 तक से जो बजट प्रस्तुत किया जाता था वो फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस में शाम के समय 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। फिर वर्ष 2000 में यशवंत सिन्हा, बोलने का मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, ठीक है, इसको कब पेश किया गया, 11 बजे से, फरवरी में ही। क्लियर है कि नहीं है? फिर उसके बाद प्रथम प्रधानमंत्री 1958 से 59 के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने बजट पेश किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो वित्त मंत्रालय उन्हीं के अंतर्गत आता था। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी ने, फिर अगर प्रथम महिला जिसने बजट पेश किया वो कौन थी, इंदिरा गांधी। दूसरी महिला कौन थी, निर्मला सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण ने अभी ये 8वां बजट पेश किया। और अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे अधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया, तो 10 बार, टोटल 10। ये पूरा बजट का इतिहास रहा है, ये पूरा बजट का इतिहास रहा है। यहां तक से क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है कि नहीं है? इसके आगे बढ़ूं मैं, इसके आगे बढ़ूं, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा कि बजट भी 2 प्रकार के होते हैं। बजट के 2 प्रकार होता है, ठीक है। एक होता है क्या, अंतरिम बजट, अंतरिम बजट, सॉरी चलो ठीक है, आम बजट ही लिख लो इसको, आम बजट। और एक होता है क्या, अंतरिम बजट। आम बजट जो हर वर्ष की भांति प्रस्तुत किया जाता है। आम बजट को समझने से पहले अंतरिम बजट को समझ लीजिए। जैसे पिछले साल चुनाव था तो फरवरी 2024 में बजट पेश किया गया, और यह बजट ना कितने महीने के लिए था, मई तक से था। मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक से यह बजट को क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ना कम से कम 3 से 4 माह के लिए बजट
पेश किया गया था तो इसको क्या बोला गया? क्यों बोला गया? क्योंकि वो चुनाव वर्ष था। तो चुनाव वर्ष में पेश किए जाने वाले बजट को, चुनाव वर्ष में पेश किए जाने वाले बजट को क्या बोला जाता है? अंतरिम बजट बोला जाता है। साल के अंत में पेश किया जा रहा है कुछ ही महीनों के लिए, क्योंकि उसके बाद हो सकता है भाई सरकार चेंज हो जाए, जो बजट प्रस्तुत कर रहे हैं वो रहे या ना रहे। क्लियर? हो सकता है उसका अंतिम बजट पेश कर रहा हो या फिर उसके सरकार की अंतिम बजट पेश कर रहा हो। और आम बजट जैसे इस साल प्रस्तुत किया गया 2025 के लिए प्रस्तुत किया गया, 25-26 के लिए, 2026-27 के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब जिस वर्ष चुनाव होने वाला रहता है तो उसके कुछ महीनों के लिए बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? अंतरिम बजट। और जिस वर्ष चुनाव नहीं रहता तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि 1 फरवरी को हमने बजट प्रस्तुत किया तो अगले साल आने वाले आपके ना जनवरी तक से वो बजट रहेगा। फिर अगले साल हम लोग 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे। समझ में आया? यहां तक से क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट? अब चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? आगे बढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले जो बजट का क्या किया जाता है? बजट को प्रस्तुत किया जाता है। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट का प्रस्तुतिकरण। अब देखिए बजट का प्रस्तुतिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए होता क्या है, तो सबसे पहले ना बजट जब प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, तो उसके राष्ट्रपति से परमिशन लिया जाता है। क्या? क्योंकि बजट भी क्या है? एक धन विधेयक है। बजट एक क्या है? धन विधेयक है। ये गया, ये नहीं आएगा। तो जैसे ही बजट को प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लिया जाता है। पूर्वानुमति लिया जाता है क्योंकि बजट एक धन विधेयक है। और अगर देखोगे अनुच्छेद 112 को अगर आप लोग देखोगे तो उसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है? कि राष्ट्रपति के अनुमति से बजट प्रस्तुत होगा। क्या होगा? बजट प्रस्तुत होगा। ठीक है, अब राष्ट्रपति किसी को भी बजट प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति किसी को भी बजट प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, तो राष्ट्रपति किसी को भी बोल सकता है। तो उन्होंने किसको कहा? वित्त मंत्री को। किसको कहा? राष्ट्रपति ने किसको बोला? वित्त मंत्री को। एक परंपरा चली आ रही है कि भाई वित्त मंत्रालय द्वारा बजट अगर बना गया तो वित्त मंत्री ही इसको प्रस्तुत करेंगे। और इस साल मैं आपको बोला था कि जैसे बजट पूरा तैयार होता है, ठीक है, तो हलवा खाने के भी एक रस्म होता है। ठीक है, क्योंकि आप इतना बड़ा भाई बजट प्रस्तुत करने जा रहे हो, भाई लाखों का नहीं है, करोड़ों का नहीं है, वो लाख करोड़ों का है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भाई मुंह मीठा करके ही जाइए। तो जब निर्मला सीतारमण आपके राष्ट्रपति जी से, ठीक है, पूर्वानुमति लेने की गई, क्योंकि ये धन विधेयक है तो साइन तो पहले चाहिए। ठीक है, तो माननीय राष्ट्रपति जी ने उन्होंने खीर खिलाया मीठे के रूप में। क्लियर है कि नहीं? और उसके बाद उन्होंने फिर बजट को कहां प्रस्तुत किया? तो लोकसभा में ही। आपको बजट को कहां प्रस्तुत करना है? बजट बेटा प्रस्तुत होगा आपका लोकसभा में। कहां प्रस्तुत होगा? लोकसभा में। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा, तो बजट भी कहां प्रस्तुत होगा? लोकसभा में। अब लोकसभा में प्रस्तुत हुआ तो बजट को प्रस्तुत करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि बजट प्रस्तुत किया पूरा पैसा सरकार के अकाउंट में आ गया संचित निधि से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बजट प्रस्तुत करना मतलब बजट भाषण देना। और इस बार उन्होंने बजट भाषण कुछ ज्यादा समय का नहीं दिया, 1 घंटा 45 मिनट का था शायद, आई थिंक। ठीक है, जो सबसे लंबा बजट भाषण था वर्ष 2020 में 2 घंटे से भी ज्यादा अधिक था, 2 घंटे 17 मिनट के आसपास था, आई थिंक। ठीक है, तो बजट प्रस्तुत करना मतलब बजट भाषण देना। बजट पास नहीं हुआ है, बजट का प्रस्तुतिकरण इस पे लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है?
तो बजट को निर्मला सीतारमण जो कि हमारी वित्त मंत्री है वो पढ़ के सुनाएगी। अब उसमें पढ़ेगी क्या, ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि उसमें क्या हो सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल को समझिएगा, ठीक है, एक एग्जांपल समझिएगा, ठीक है। जैसे बजट 2025 का 50 लाख करोड़ का बजट है, 50 लाख करोड़ का क्या है, बजट है। और इस बजट में, ठीक है, जैसे पूरा बता कि किस मंत्रालय को, किस स्टेट को कितना कितना पैसा मिला, किस मंत्रालय में कितना पैसा, क्या क्या कार्य किया जाएगा। जैसे इस बार बिहार के लिए बहुत कुछ था, ठीक है। तो बिहार में मखाना का ना वो होता है, खेती बहुत ज्यादा होता है मखाना का। मखाना जानते हो नहीं, मखाना व्हाइट रहता है, खाते हैं उसको, ठीक है। तो वहां पे ना मखाना बोर्ड का वो किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड है तो उसको 4 लाख से 5 लाख सीमा बढ़ा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो भाई आईआईटी का सीट बढ़ा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो बचे हुए घर है उसके लिए इतना पैसा के वो दिया जाएगा, फंड दिया जाएगा। तो अब जैसे मैं उस दिन भी बताया था, जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, जैसे आप लोगों को एक और चीज बताया था कि भाई जितने भी स्टेट के लिए जो रेल मंत्रालय के लिए जैसे बजट पास करेंगे तो उसको रेल मंत्रालय में कहां कहां किस स्टेट के लिए कितना कितना पैसा मिलेगा। अब उतना पैसा जैसे हमारे छत्तीसगढ़ को मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उससे विकास कार्य ही किया जाएगा, और उससे छत्तीसगढ़ में जितने भी रेल में जो कर्मचारी है उनको भी पैसा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 50 लाख करोड़ में रक्षा मंत्रालय को कितना देना है, 6.81 लाख करोड़। तो भाई ये जो पैसा दे रहे हैं तो इसमें से क्या करेंगे, तो बताया जाएगा कि भैया इसमें से जो 4.88 लाख करोड़ है, ठीक है, करोड़ है, वो राजस्व में जाएगा, वो राजस्व व्यय में जाएगा। किस में जाएगा, राजस्व व्यय में जाएगा। अब ये राजस्व व्यय क्या होता है, राजस्व व्यय बोलने का मतलब है कि भैया आपको सैलरी भी देना है, खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, जो इक्विपमेंट है उसके रखरखाव का खर्चा, देख रेख का खर्चा, ये इतना पूरा पेमेंट जाएगा। 4.88 लाख करोड़ बहुत होता है। हमारे भारत के पास लगभग कितना मैं बताया था जी, कितने सैनिक है हमारे भारत के पास, 13 लाख के आसपास, 13 लाख के आसपास हमारे भारत के पास सेना है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है खर्चा बहुत बड़ा है। अब उसके बाद जो बाकी पैसा जैसे बचा, जैसे मैं ये बोला कि 1.92 लाख करोड़, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, ये कौन सा हो गया, ये पूंजीगत व्यय हो गया। ये क्या हो गया, पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय का मतलब ये होता है कि हम इससे क्या है, खर्चा करेंगे। जैसे कुछ नया इक्विपमेंट खरीदना है, गन खरीदना है, तोप खरीदना है, विमान खरीदना, लड़ाकू विमान खरीदना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये इससे खर्चा करेंगे। तो ये एक बजट का वो समझ गए आप लोग। इसके अलावा किस स्टेट को कितना पैसा देना है, तो भाई जिस स्टेट को आप जितना पैसा दे रहे हो, ठीक है, तो उससे पहले आपने क्या किया, वित्त आयोग का गठन किया था। सभी स्टेट में जा जाके पूछा कि भाई आप लोग को किसकी कितनी आवश्यकता है, तो उन्होंने अपना डिमांड बताया, फिर उन्होंने फाइनली बजट तैयार किया। अब जब बजट तैयार हो गया, ठीक है, तो एक एस्टीमेट तैयार हो गया वो पूरा। अगर वित्त मंत्री वहां पे भाषण दे रही है ना, तो किस सेक्टर के लिए क्या लाया गया, किस सेक्टर के लिए क्या लाया गया, मतलब इस सेक्टर में इतना पैसा जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताएगी कि भाई ये पैसा कहां से आने वाला, टैक्स से आने वाला है, इतना % ये टैक्स लगा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। आप कुछ मत कीजिएगा, एक अभी ये नेट उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मैं आपको बता देता कि ना इसे अर्निंग कहां से होता है, सरकार के पास पैसा कहां से आता है, बस इतना आप इसको सर्च कीजिएगा, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप उसको 1 रुपए के हिसाब से समझ सकते हो कि भाई टैक्स से इतना पैसा, उधार का पैसा इतना, ऐसा करके पूरा उसको समझ सकते हो। क्लियर है कि नहीं है। और इसी में ही यही बताया जा रहा है कि भैया जो सड़क बन रहा है उसमें इतना पैसा, प्रधानमंत्री आवास योजना में इतना पैसा लग रहा है, सब इसी में बताया जा रहा है। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया, ठीक है। तो ये एक हिसाब से क्या हो गया था, रक्षा मंत्रालय द्वारा, मतलब ये आपको मैं एग्जांपल दिया था
कि इतना जो है पूंजीगत व्यय बोलने का मतलब इतना हम क्या करेंगे कि नया इक्विपमेंट खरीदेंगे, जो नया इक्विपमेंट रहेगा ये पूंजीगत व्यय में होगा, ऐसे करके। ठीक है, मैं आप लोग को बता, ये केवल एक आम बहस रहेगा, अभी कुछ नहीं होगा। वो बजट भाषण के दौरान क्या है, पूरा हर चीज बताएगी। वहां पे जो वित्त अभी मंत्री है उन्होंने हर चीज बताया कि भाई यहाँ पे इतना खर्चा हम लोग करेंगे, टैक्स इतना इतना ऐसा ऐसा लगेगा, ये क्लियर है। फिर उसके बाद होता है दूसरा, जो आओगे तो उसमें क्या होता है, बजट पर बहस होता है। दूसरा क्या होता है, बहस। ठीक है, तो जो बहस की जो शुरुआत है विपक्ष दल द्वारा ही किया जाता है, बहस। ठीक है, इसको आम बहस भी बोलते हैं। ठीक है, बहस बोलने का मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है कि आप कितना भी अच्छा बजट पेश कर लीजिए, विपक्ष का काम ही है क्या, उसका विरोध करना। तो उस पर क्या होगा, चर्चा चलेगा, बहस चलेगा। ठीक है, और उसका जवाब वित्त मंत्रालय की जो मतलब जो वित्त मंत्री है उसका जवाब वहीं पे दे सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे बहस कुछ खास नहीं है, इसमें कुछ खास नहीं। बजट प्रस्तुत हुआ, बहस हुआ, बजट पास ही नहीं हुआ है, बजट के बारे में बस बताया है कि हमने ये बजट प्रस्तुत किया है करके। ये क्लियर है। तीसरा है, तीसरा जो क्या रहेगा, देखो बेटा, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अनुदान की मांग। प्राकलन करना भूल गए क्या? तीसरा में क्या आ जाएगा, अनुदान की मांग पहले है क्या? रुक जाओ, आप लोगों ने एक अनुच्छेद पढ़ा होगा, 112 में क्या है बजट का, 113 में क्या लिखा है, प्राकलन। तो वो आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है, कि प्राकलन तैयार करना करके। ठीक है, ये इसमें नहीं है, है ना। तो इसमें तीसरा में क्या आ जाएगा, अनुदान की मांग। अब ध्यान से समझिएगा इसको, अनुदान की मांग के लिए कोई अलग से कोई आर्टिकल है, अलग से आर्टिकल है 113 वो तो हाँ वही बोल रहा हूं, अलग से कोई आर्टिकल आपने लिखा है उसके लिए। देखो 112 में बजट का प्रस्तुतिकरण, 113 में, 114 में विनियोग विधेयक, 115 में अतिरिक्त अनुदान, 116 में लेखानुदान, 117 में वित्त विधेयक। ठीक है, अब ये जो अनुदान की मांग है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपने बजट को प्रस्तुत किया, बजट 2025 प्रस्तुत हुआ। अब इसमें आप लोगों ने बोला कि भैया ये जो 50 लाख करोड़ का ये बजट है और यही क्या है, अनुदान की मांग है। तो ये जो 50 लाख करोड़ है इसको आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। इसमें से 50 लाख करोड़ में सबसे पहला है कि संचित निधि से निकालना है, संचित निधि से निकालना है। और जो दूसरा है वो क्या है, संचित निधि पर भारित है, संचित निधि पर भारित है। संचित निधि पर भारित बोलने, देखो सबसे पहले तो इसको आपको समझ लीजिएगा कि संचित निधि पर भारित क्या है। ये 50 लाख करोड़ जो हमने दिया है संचित निधि पर भारित व्यय भी आता है। इसका मतलब यह है कि जो राष्ट्रपति का पेमेंट हो गया, अध्यक्ष का पेमेंट हो गया, सभापति का पेमेंट हो गया, न्यायाधीशों का जो पेमेंट हो गया, ठीक है, राज्यपाल का जो, सॉरी राज्यपाल तो खैर वहां से वो दिया जाता है राज्यों की संचित निधि से, तो संचित निधि पर भारित व्यय भी इसके अंतर्गत आया हुआ है। और ये जो संचित निधि पर भारित जो व्यय है, जो हम लोग संचित निधि से उनको जो पेमेंट कर रहे हैं, इस पर केवल और केवल क्या होगा, बहस होगा, इस पर वोटिंग नहीं होगा, मत नहीं होगा, याद रखिएगा। मैं ये बोला ये जो 50 लाख करोड़ का जो बजट पेश किया गया था उसके अंतर्गत संचित निधि पर भारित व्यय भी आता है, और उसको जब अनुदान की मांग में बताएंगे तो उस पर केवल चर्चा होगा कि भाई हम राष्ट्रपति के पेमेंट को हर महीना 5 लाख देंगे, उस पर वृद्धि कर रहे हैं, 6 लाख कर रहे हैं, तो उस पर केवल बहस होगा कि नहीं बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, या फिर ठीक है बढ़ा रहे हो तो, लेकिन उसको हम लोग नहीं रखेंगे कि भाई इसमें कितने लोग सहमत है या असहमत है। इस पर केवल चर्चा या बहस होगा, और वो भी 50 लाख करोड़ के अंतर्गत आएगा। क्लियर है?
अब ये संचित निधि पर भारित हुए जो संवैधानिक पद पर रहते हैं, जिनका एक अलग से आर्टिकल है संविधान पे, उन्हें को ही संचित निधि से ही पैसा दिया जाता है। उनका पैसा कभी नहीं रुकता, याद रखिएगा, क्योंकि इसके लिए मत कोई आवश्यकता ही नहीं है मत देने का, मत हो या ना हो, उनका पेमेंट कभी नहीं रुकता। लेकिन आप लोगों ने देखा है कि कोई किसी डिपार्टमेंट, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, तो उनका पैसा अभी 1 महीने का पेमेंट नहीं आया, 2 महीने का पेमेंट आपने कभी सुना होगा किसी ना किसी डिपार्टमेंट का, तो वो इसी कारण कि भाई बजट से उधर पास ही नहीं हुआ, उधर से पैसा नहीं आया है। लेकिन संचित निधि पर भारित जो रहता है उसका पेमेंट कभी नहीं रुकेगा। आप इसका मतलब ये भी समझ सकते हो उस पर कभी वोटिंग होता ही नहीं, उस पर केवल बहस होता है। और दूसरा है बेटा संचित निधि से पैसा निकालना। तो हम लोग जो है अनुदान की मांग जो रखेंगे संचित निधि से पैसा निकालने के लिए ही रखेंगे। बोलने का मतलब यह है अभी भी पैसा नहीं निकलेगा। देखो ध्यान से समझना, ये 50 लाख करोड़ हुआ तो उसमें से मैंने रक्षा मंत्रालय एक ठोक कितना बताया, ठीक है, मान के चलो 7 लाख करोड़, ठीक है। तो 7 लाख करोड़ को सबके सामने बताएंगे कि भैया इस पर रक्षा मंत्रालय पर 7 लाख करोड़ का वो खो रहा है करके। तो कितने लोग स्वीकार करते हैं, कितने लोग अस्वीकार करते हैं? तो स्वीकार वाले हाथ खड़े कीजिए ऐसे करके। तो भाई बहुमत की सरकार के बहुमत है उनके पास, तो वोट चले गया, सब मान गया कि हाँ चलो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबने स्वीकृति दे दिया। फिर उसके बाद दूसरा में देखेंगे वे सड़क एवं परिवहन विभाग में, अब जितने लाख करोड़ का, चलो ठीक है मैं एक एस्टीमेट मान लिया 5 लाख करोड़ सड़क एवं परिवहन के लिए किया गया। बताएंगे कि भाई यहां पे हम यहां से यहां सड़क बनाएंगे, यहां से वहां सड़क बनाएंगे। आवास का हो गया, भाई प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत जितना पैसा लगने वाला है, ठीक है, इतना लाख करोड़ का टेंडर हमको पास करना है, क्योंकि कितने लोग सहमत है करके। स्वीकार अस्वीकार करना, ठीक है, पूरा किस पे रहेगा, ठीक है, सदन में रहेगा, और मोस्टली सब स्वीकार ही हो जाता है। इस कारण होता है क्योंकि बहुमत की सरकार है। याद रखिएगा आपको 50% + 1 वोट चाहिए। ये केवल अनुदान की मांग को स्वीकार या अस्वीकार किया जा रहा है, अभी भी पैसा नहीं आया है, क्योंकि जब तक से विनियोग विधेयक नहीं लाएंगे, और विनियोग विधेयक का आर्टिकल कौन सा आर्टिकल में आता है, 114, जब तक से 114 के तहत विनियोग विधेयक नहीं लाएंगे तब तक से संचित निधि से मंत्रालय के अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। क्लियर है? तो अनुदान की मांग में स्वीकार करना अस्वीकार करना वो हो गया। और मैं आप लोग को बताया था कि भाई इतना सारा डिपार्टमेंट हो गया, सबके एक एक चीज को हम लोग रख नहीं सकते, तो गिलोटिन भी लाया था मैं, आपको याद कीजिएगा। फिर एक साथ सभी अनुदान को रख दो, अब सब पर वोटिंग कर दो, ऐसे करके अनुदान वाला स्टेज हो गया। पहले बजट को प्रस्तुत किया 112 आर्टिकल के तहत, दूसरा हुआ आम बहस, फिर तीसरा क्या लाया मैं, अनुदान की मांग, अनुदान की मांग, ठीक है। आप लोग आर्टिकल के तहत जाओगे तो 112 में क्या है, प्रस्तुत करना, 113 में है प्राकलन या फिर अनुदान एस्टीमेट बनाना, फिर 114 में आता है विनियोग विधेयक। लेकिन इसके बाद का जो स्टेज है वो क्या है, जांच, समिति द्वारा जांच, समिति द्वारा जांच। अब याद कीजिए आप लोग कि हम लोग हर वर्ष एक समिति का निर्माण करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, प्राक्कलन समिति। और ये समिति जो बनता है कहां पे बनता है, लोकसभा में। कहां पे बनता है, लोकसभा में, जिसके सदस्यों की संख्या यहां पे होगी, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या 30 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे, 30 सदस्य। आप लोग को पता है मंत्रिपरिषद का कोई भी मेंबर इसमें शामिल नहीं होगा। अब ये क्या करेगा, ये प्राक्कलन समिति एक एक चीज का जांच करेगा कि भाई बजट में जो राशि बताया गया है वो सही है कि नहीं है, क्या सच में इतना पैसा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, पीएम आवास के लिए बोल दिया गया है कि लगभग 1000 करोड़ रुपए लगेगा, और बोल दिया गया है कि भैया लगभग एक एस्टीमेट बोल दिया गया है कि हम लोग एक मान के चलिएगा 1000 करोड़, मतलब कोई भी जितना भी आप लोग एक संख्या लिखना चाहते हो, जैसे लगभग आपका 10,000 मकान बनेगा, 10,000 मकान या फिर घर बनेगा। अब देखेंगे कि 1000 करोड़ 10,000 मकान बन रहे हैं, तो एक मकान के पीछे कितना खर्चा आ रहा है, क्या ये सही है कि गलत है, एक एक चीज का जांच करेगा ये समिति। या फिर
ये देखिएगा कि भाई जो सड़क बन रहा है तो 1 किलोमीटर में कितना सड़क बनता है, कितना पैसा लग जाता है, और 1000 किलोमीटर उसमें लिखा है, तो भाई वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। आईआईटी का सीट बढ़ाना है, एक सीट के पीछे कितना खर्चा आता है उसकी भी जांच करेंगे, हर चीज का एक एक चीज का जांच करेंगे। तो ये जब समिति अवस्था में जाता है लगभग ये 3 से 4 हफ्ता लग ही जाता है, सप्ताह। तो इस बीच में ना जो सदन की ना छुट्टी रहती है, क्योंकि ये अपना जांच करके रिपोर्ट वहां पे देगा, प्रस्तुत करेंगे। अब उसके बाद ये क्या करते हैं, ठीक है, अब इसमें विपक्ष के लोग भी शामिल होते हैं और इसी जांच समिति के आधार पर सदन में कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। आप लोग को पता है कि नहीं पता है जी? कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब ये देखिएगा कटौती प्रस्ताव में क्या होगा, उसको ध्यान से देखते हैं हम लोग। ठीक है, मैं आप लोग को बताया होंगे कटौती प्रस्ताव। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या क्या होगा कटौती प्रस्ताव आप लोग मुझे बताइएगा ना। ठीक है, देखिए तो कटौती प्रस्ताव जो रहेगा, ठीक है, 3 कटौती प्रस्ताव लाया जाएगा। हमने क्या क्या किया, एक बार फिर से रिवाइज एक बार सुन लीजिए। हमने क्या किया, आम बजट को प्रस्तुत किया, वो केवल बजट भाषण बस होता है। ठीक है, फिर उस पर दूसरा स्टेज क्या था, बहस स्टार्ट हुआ। तीसरा अनुदान की मांग को रखा, अनुदान की मांग को रखा मतलब वो एक विधेयक है, वो धन विधेयक है क्योंकि पैसों से रिलेटेड है। अनुदान की मांग को रखा, हमने रखा, उस पर वोटिंग हुआ। फिर उसके बाद कहां पे जा रहा है, समिति, जांच समिति के पास। अब जांच समिति के लिए आप लोगों को पता है कि बजट के लिए प्राक्कलन समिति बनाया जाता है, एस्टीमेट कमेटी बनाया जाता है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं लोकसभा के। जांच समिति के आधार पर ही विपक्ष कटौती प्रस्ताव लाएगा, और ये कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार का होगा, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला कौन सा था, नीतिगत कटौती। दूसरा क्या होगा, मित व्ययता कटौती या आर्थिक कटौती। और तीसरा क्या होगा, सांकेतिक या प्रतीकात्मक, सांकेतिक या प्रतीकात्मक कटौती। सभी में आप प्रस्ताव लिख लीजिएगा, प्रस्ताव प्रस्ताव। ठीक है, नीतिगत कटौती प्रस्ताव, मित व्ययता कटौती प्रस्ताव, ठीक है, सांकेतिक प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव, सभी में प्रस्ताव लिखा हुआ है। बोलने का मतलब यह है हमने प्राक्कलन समिति के आधार पर यह प्रस्ताव लाया है। तो सबसे पहला समझिएगा, ये एग्जाम में आता है, और ये नीतिगत कटौती में क्या बोलता है पता है कि जो भी पर्टिकुलर उस नीति के लिए कोई जैसे वो है योजना है, कोई भी सरकार का एक नया योजना लाया, जैसे बोल दिया कि भाई पीएम आवास योजना आया है, मान के चलना ना, मैं बोल नहीं रहा हूं ऐसा, मान के चलना, तो नहीं, उस नीति के बदले काम करो, जितना पैसा पास हुआ है ना, जैसे 1000 करोड़ पास हुआ है, तो ये पैसा मत दो, आप उसके बदले केवल कितने रुपए दो, 1 रुपए दो। और ये प्रस्ताव अगर पास हो गया तो सरकार का इंसल्ट है, ये समझ में आ रहा है। कटौती प्रस्ताव पास नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा चीज माना गया है। पर्टिकुलर उस नीति के लिए क्या है, 1000 करोड़ रुपए मत दो, आप उसके बदले, ठीक है, तो ये कौन सा प्रस्ताव हो गया, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। फिर उसके बाद बोलते हैं मित व्ययता कटौती। सरकार ने एस्टीमेट दिया है कि भाई कोई योजना है जिसमें आप बता रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए कोई ओवरब्रिज बनाना है, लगभग 5 से 6 ओवरब्रिज बनाना है, उसके लिए आपने पास किया है 1000 करोड़, और वो विपक्ष बोल रहा है कि उसके लिए 1000 करोड़ नहीं, उसके लिए लगेगा 800 करोड़। आप 200 करोड़ माइनस कीजिए, आप 200 करोड़ क्या कीजिए, माइनस कीजिए, तो मित व्यय है, 200 करोड़ आप फालतू में खर्चा कर रहे हो, माइनस कीजिए उसको। यह भी प्रस्ताव पास नहीं होना चाहिए। फिर सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती में क्या होता है कि कोई भी नीति है, ठीक है, जितना करोड़ पास हुआ है अनुदान की राशि में, ठीक है, उसमें से कितने रुपए काटो, 100 रुपए बस काट दीजिए।
100 रुपए काट दीजिए, सांकेतिक या प्रतीकात्मक प्रतीक के रूप में कि भैया हमने 100 रुपए काटा है। ये तीनों कटौती प्रस्ताव अगर पास हो जाते हैं तो सरकार का क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, नहीं होना चाहिए पास। ये मतलब ये है कि सरकार ने, ठीक है, गलत बजट पेश किया है, इसका मतलब ये है। आपको ये भी मैं बता दूं, जैसे अनुदान की मांग रखते हैं ना, तो 50 लाख करोड़ बोला है, ठीक है, तो 50 लाख करोड़ से 1 रुपए भी अधिक नहीं वो करेंगे, ना 1 रुपया अधिक ना 1 रुपया कम, जितना बोला है उतना ही वो लोग वो करेंगे अनुदान की मांग में। आप सोचिए, जो बजट लाया गया है तो उसको हम लोग कम कर रहे हैं, तो कम कर रहे हैं बोलने का मतलब ये है, ठीक है, आपने बजट ही गलत लाया है। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं, क्लियर है कि नहीं है? आपने बजट ही गलत लाया है, फिर ऐसा है तो ये इस प्रकार से समिति द्वारा जांच के आधार पर ये कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। यहां तक से क्लियर है? ये क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ठीक है ना? यहां तक से ठीक है नहीं जी? ठीक है। अब उसके बाद 5वां स्टेज क्या था? 5 स्टेज है, फिर 6वां स्टेज है, ठीक है। 5वां स्टेज क्या था? अब देखो, ये इंपॉर्टेंट आपका आ गया 5वां, विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 114 के अंतर्गत आता है विनियोग विधेयक, और ये एक प्रकार से कौन सा विधेयक है? धन विधेयक। बोलने का मतलब राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा आपको, पूर्व अनुमति के अनुसार ही, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही आप लोग सदन में प्रस्तुत करना पड़ेगा। कहां पे? लोकसभा में। आपने जितना अनुमानित राशि बताया, जितना अनुदान आपने मांगा, अनुदान कितना मांगा था? 50 लाख करोड़। ये पैसा भी कहां पे है? संचित निधि में। ये पैसा कहां पे है? संचित निधि में, ठीक है। याद रखना, ये पैसा स्वीकार हो चुका है, संसद ने बोल दिया कि हाँ ठीक है, पैसा स्वीकार हो गया है, आप ले जा सकते हो, लेकिन आप नहीं ले गए हो। समझ में आया? ध्यान समझिए मैं जो बोल रहा हूं, ध्यान समझिए ना। कोई ऑफिस में आया, पैसा यहां रखा हुआ है, ऑफिस में चर्चा किया, ऑफिस में चर्चा किया कि मैं पैसों को ले जाऊंगा, ऑफिस में बोल दिया कि हाँ आप ले जा सकते हो, हाँ आप ले जा सकते हो, ठीक है, परमिशन मिल गया है। लेकिन ये जो दरवाजा है, इस दरवाजा का भी तो लॉक खोलना पड़ेगा क्या? तो उसके लिए एक की लाना पड़ेगा, उस की का नाम है विनियोग विधेयक। समझ में आ रहा है? उसके लिए क्या लाना पड़ेगा? विनियोग, और उसको भी पास करवाना पड़ेगा। विधेयक है, पास तो करवाना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? अनुदान की मांग को वो करने के लिए हम लोग अनुदान वो लाएंगे, एक विधेयक लाएंगे, उसको पास करवाएंगे। फिर पास जैसे ही होगा तब जाके ये जो संचित निधि से मंत्रालय, या आप बोल सकते हो सरकार के अकाउंट में, ठीक है, ये सरकार के सभी मंत्रालय के पास पैसा चले जाएगा, संचित निधि से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। कौन से विधेयक लाने से? विनियोग विधेयक लाने से। और अगर विनियोग विधेयक पास नहीं हुआ तो सरकार को त्याग पत्र भी देना पड़ सकता है। समझ में आया जी? अगर विनियोग विधेयक पास नहीं हुआ तो सरकार को त्याग पत्र भी देना पड़ सकता है। याद रखिएगा, धन विधेयक है, राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से आया हुआ है। यहां तक से आप सभी को समझ में आया? यहां तक से किसी को कुछ डाउट है? पूछ सकते हो, ठीक है। और इसमें कुछ बता दीजिए, इसके बाद क्या आएगा? अब अगर इसके बाद अगर देखा जाए ना, तो मैं आपको बताया था कायदे से तो हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए? अब वित्त विधेयक, वार्षिक वित्त विधेयक है ये, वार्षिक वित्त विधेयक। वार्षिक वित्त विधेयक में आप लोग को बता चुका हूं कि अनुच्छेद 117 मैडम, धन विधेयक 110, ये अनुच्छेद 117, ठीक है ना। तो 117 में, ठीक है, आप लोग को ये ला जाएगा, इसमें टैक्स और कुछ अन्य प्रावधान रहेंगे, अन्य प्रावधान। हालांकि इसको बजट के बाद ही क्या कर दिया जाता है? प्रस्तुत कर दिया जाता है और संसद पटल पर रख दिया जाता है। क्लियर है कि नहीं है? तो टैक्स से रिलेटेड ये रहता है।
वित्त विधेयक, ठीक है। अब ये सब पूरा प्रोसेस एक हिसाब से पूरा कंप्लीट हो गया। हमने बजट प्रस्तुत किया, बहस किया, अनुदान की मांग हमने लाया, अनुदान की मांग लाने के बाद जांच समिति आया, और जांच समिति के बाद विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक आने के बाद वार्षिक वित्त। ये सब होने के बाद ये एक अलग चीज हो गया, ये पूरा बजट का वो हो गया। फिर मैं आप लोगों को आर्टिकल के अकॉर्डिंग बताया था, और उसमें के बाद उसके बाद लेखा अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, इन लोग को अलग से मैं बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, हम लोग जो मैं आप लोग को बताया था उन चीजों पर फिर से गौर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया अतिरिक्त अनुदान को मैं बता देता हूं। क्या बताता हूं? अब उसमें भी अतिरिक्त अनुदान में मैं अलग अलग टाइप का बताया हूं। अगर आप लोग नोट्स को देखोगे तो आप लोग उसको पूरा समझिएगा। अतिरिक्त अनुदान कौन से आर्टिकल में आता है? अतिरिक्त अनुदान, ये आर्टिकल आता है बेटा 115। कौन से आर्टिकल में आएगा? अनुच्छेद। देखो अतिरिक्त अनुदान क्या होता है। हमने वर्ष 2020 में ये बोला था, हमने वर्ष 2020 में, ठीक है, एक ना वो बजट में एक वो लाया था कि भाई कम से कम 5 आईआईटी का निर्माण करेंगे, 5 आईआईटी का निर्माण करेंगे। आईआईटी जानते हो ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसके लिए कम से कम 2000 करोड़ का, 2500 करोड़ लिखो ज्यादा अच्छा लगेगा, इसके लिए 2500 करोड़ का हमने क्या किया? बजट लाया। तो क्या भाई आईआईटी इतना, भाई एक दिन में, मतलब एक ही साल के अंतर्गत आईआईटी बन जाएगा? आप यहाँ पे अपने जो दुर्ग में आईआईटी है वहां पे जाके देखिएगा, 200 एकड़ में फैला हुआ है। आप कितना भी मजदूर लगा लीजिए कि अभी इंडिया उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि वो 200 एकड़ में पूरा कैंपस को बना दे। आपको इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, चलो एक बिल्डिंग का बात रहता तो समझ में आता कि एक साल में फिनिश करके दे दिया, कैसे भी करके। लेकिन इतने बड़े क्षेत्र में आपको पूरा कैंपस बनाना है, वहां पे सड़क बनाना है, सब कुछ बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है 5 साल से ज्यादा भी लग सकता है, 2 साल से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा तो बना है। वैसी 4-5 साल के अंतर्गत हमने 2020 में लाया था, और 2025 आ गया। 2500 करोड़ उस समय पेश किया गया था बजट को, ठीक है। तो अभी अगर वर्तमान अगर देखोगे, ठीक है, तो भाई सीमेंट का भी रेट बढ़ गया, छड़ का भी रेट बढ़ गया, हर लेबर का भी जो रेट बढ़ गया, लेबर लोगों का, सब चीज का रेट बढ़ गया। तो उस समय जो बजट लाए थे तो 2500 उस समय के रेट के हिसाब से लाए थे, अभी रेट बढ़ गया, अभी रेट बढ़ गया ना, तो भैया उसके लिए हम लोग क्या लेंगे? अतिरिक्त अनुदान। जितने भी पैसे की कमी पड़ रहा है उसके लिए हम लोग क्या लेंगे? अतिरिक्त। हमको 1000 करोड़ और चाहिए, यहां पे बोल रहे हैं कि 1000 करोड़ और चाहिए, और इसकी भी जांच करेगा प्राक्कलन समिति, और ये 1000 करोड़ आपके बजट 2025 में लगेगा। वो बताएंगे कि भाई हमने 2020 में जो बजट लाया था आईआईटी के लिए, उसमें 1000 करोड़ की कमी पड़ रही है, तो उसके लिए हम लोग अतिरिक्त अनुदान ला रहे हैं, ठीक है, वो भी 50 लाख करोड़ में आ रहा है। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? क्लियर है कि नहीं है? तो अतिरिक्त अनुदान तब लाया जाता है। यहां तक से क्लियर है? ठीक है। अब उसमें अतिरिक्त अनुदान में भी अलग अलग आप उसमें टाइप्स देख सकते हो, अलग से उसको बताया हूं, ठीक है। जैसे सरकार कभी कभी ये हिसाब बता नहीं पाती कि इस नीति में कितना पैसा लगेगा, ठीक है, तो उसके लिए भी वो तैयार रहते हैं। फिर उसके बाद एक चीज आता है क्या? लेखानुदान। लेखानुदान, लेखानुदान के लिए अनुच्छेद है, अनुच्छेद 116 है। लेखानुदान क्या बोलता है कि देखिए, अगर किसी वित्तीय वर्ष में बजट को पास होने में, मतलब अनुदान की मांग और विनियोग विधेयक पास होने में थोड़ा समय लगने वाला है, क्योंकि बहस लंबा चलने वाला है, जांच भी कर रही है, उस पर बहस चल रहा है, अभी विनियोग विधेयक को लाया ही नहीं गया क्योंकि बहस चल रहा है। तो इन दैट केस अगर उन्हें लगता है कि भाई इसमें समय लगने वाला है, तो लेखानुदान को ला देते हैं। तो ये लेखानुदान क्या होता है? कुल बजट का 1/6
हिस्सा होता है जिसको लाया जाता है, छठवां हिस्सा रहता है, और ये लगभग 2 महीने का खर्चा रहता है, 2 महीने का खर्चा। अब जिन लोग को समझ में नहीं आया वो ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ, जैसे मैं ये बताया था कि ये 50 लाख करोड़ का बजट आया है। अब ये 50 लाख करोड़ ये पूरे कितने पूरे 12 महीने के लिए है, तो आप इसका 1/6 कर दीजिए, ठीक है, तो ये 2 महीने के लिए आ जाएगा, तो 50 लाख करोड़ का 1/6 हिस्सा दे देंगे। क्यों ऐसा करेंगे? अरे भैया सभी मंत्रालय में पैसा भेजना तो पड़ेगा, नहीं तो उन लोगों को सैलरी रुक जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जितने भी एम्प्लॉय है उनको पूरा सैलरी रुक जाएगा। तो उससे अच्छा लेखा अनुदान को आप ला लीजिए, वो पास हो जाएगा। आप कम से कम 2 महीने का पहले खर्चा रख लीजिए, उसके बाद ये बजट को पास होना ना होना बाद में देखते रहेंगे। और अगर बजट पास नहीं हुआ तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा और फिर तुमको चुनाव करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लेखानुदान को तब लाया जाता है जब ये हो कि बजट तो अभी पास नहीं होने वाला, थोड़ा समय लगेगा, तो आप एक काम कीजिए, ये जो 2 महीने का जो खर्च है उसको पहले आप रख लीजिए, सभी मंत्रालय में भेज दीजिए। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया जी? ठीक है, ताकि आप किसी भी एम्प्लॉय का किसी भी ऐसा कुछ नुकसान ना हो, तब जाके लेखानुदान लाया जाता है। ये क्लियर है? ये समझ में आया? ठीक है ना? फिर आप लोगों को मैंने एक लास्ट में ये बताया था, पूरा हो चुका है वित्त विधेयक वाला सब कुछ, वो तो संचित निधि वाला एक अलग चीज है, ठीक है। आर्टिकल के साथ संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि आप लोग को वो भी भेजा हूं। अब मेरे को अनुच्छेद के साथ बताना, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने अनुच्छेद 112 को देखा, तो 112 में क्या बोला था? देखो कितना अनुच्छेद पढ़े हम लोग, पूरा देख लेते हैं ना। अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116 और 117, ठीक है। अब सभी को देखते हैं ना बारी बारी से। अनुच्छेद 112 में क्या बोला है? बजट का, तो बजट लिखा है क्या? इसमें लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। याद रखिएगा आपके भारत के संविधान में कहीं पे भी बजट जैसा शब्द नहीं लिखा है। अनुच्छेद 112 के तहत लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत किया जाएगा। अब राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उसको प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं। और याद रखिएगा बजट भी एक धन विधेयक है, तो इनको मंत्री परिषद के सदस्य ही द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो एक प्रथा चली आ रही है कि इसको वित्त मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है करके। क्लियर है? ठीक है। एक बार शायद रेल मंत्री ने प्रस्तुत किया था बजट को, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो किसी को भी बोल सकते हैं वो। ये समझ में आया कि बजट जैसा शब्द कुछ है ही नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण है अनुच्छेद 112 के तहत, जिसको आप लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हो? फिर 113 में क्या है? प्राक्कलन। प्राक्कलन का बनाना, प्राक्कलन बनाना करके लिखिए। तो प्राक्कलन मतलब होता है बेटा एस्टीमेट, अनुमानित राशि बताना। फिर उसके बाद 114 में भी देखे थे विनियोग अतिरिक्त अनुदान को देखे थे। फिर उसके बाद 116 में देखे थे लेखानुदान। फिर 117 में देखे थे वार्षिक वित्त विधेयक या फिर वित्त विधेयक को देखे थे। क्लियर है कि नहीं है? तो इस प्रकार से आपका जो पूरा वार्षिक वित्तीय विवरण है या फिर जो बजट है, बजट के लिए जो अनुच्छेद था, अनुच्छेद 112 से 117 तक से ये अनुच्छेद दिया गया है। आप इसको आर्टिकल के माध्यम से देखें या फिर प्रोसेस होने के माध्यम से देखें, दोनों तरीके से आप देख सकते हो। 6 चरणों में बजट पास होता है। 6 चरणों को याद रखिएगा। सबसे पहले प्रस्तुतिकरण, दूसरा है बहस,
तीसरा है जांच करना समिति द्वारा जांच और प्राक्कलन समिति द्वारा जांच किया जाएगा। सॉरी, पहले अनुदान की मांग को स्वीकार किया जाएगा, अस्वीकार किया जाएगा, फिर जांच समिति, फिर उसके बाद विनियोग विधेयक, उसके बाद वार्षिक वित्त विधेयक। ये 6 चरणों में पास होता है आपका बजट। क्लियर है? समझ में आया? इस प्रकार से पूरा बजट कंप्लीट हो गया है ना। तो जैसे टैक्स वगैरह रहता है, जैसे हम लोग हमारा आय का जरिया है, वो देश के आय का जरिया है टैक्स लगाना। तो टैक्स वाला कभी बाद में समझाऊंगा मैं कि कैसे कैसे टैक्स लगाते हैं करके। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो इस प्रकार से ये बजट का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या है कि वो जो बजट आप लोगों ने देखा था, तो बजट में ये केवल अतिरिक्त अनुदान या फिर अनुपूरक अनुदान को देखा था, और इस सब में अगर कंफ्यूजन हुआ होगा तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अतिरिक्त अनुदान आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, अनुच्छेद 115 के तहत पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा, इस अनुदान के अलावा, ठीक है, अगर अधिक अनुदान, प्रत्यानुदान या अपवादानुदान आ जाए तो उसका मतलब समझ लीजिएगा। अधिक अनुदान ये बोलता है, ठीक है, कि अगर उस वित्तीय वर्ष में, ठीक है, पर्टिकुलर, ठीक है, किसी सेवा के लिए, किसी सेवा या योजना आप मान के चलिए, किसी सेवा या योजना के लिए अधिक व्यय हो गया, मतलब जितना एस्टिमेट था, जैसे 1000 करोड़ का बजट था, लेकिन हो गया 1200 करोड़ खर्च, हो गया 1500 करोड़ खर्च, तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, अगले वित्तीय वर्ष, मतलब जैसे बजट वो प्रस्तुत होगा इस वित्तीय वर्ष को छोड़कर, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में ज्यादा खर्चा हो गया, तो जो अगला वो सेशन चालू होने वाला रहेगा, ठीक है, तो उसमें राष्ट्रपति द्वारा क्या रखा जाएगा, ठीक है, अधिक अनुदान को रखा जाएगा, अधिक अनुदान को, कि भैया इतना खर्चा हो गया ऐसे करके इस पर्टिकुलर योजना में, हमने बताया तो इतना था लेकिन इतना ज्यादा हो गया ऐसे करके। फिर आता है प्रत्यानुदान। अगर सरकार को शीघ्र आवश्यकता हो, ठीक है, धन की किसी सेवा के लिए, योजना के लिए, किसी सेवा या योजना के लिए, ठीक है, लेकिन वो पर्टिकुलर एस्टीमेट बता नहीं पा रहे हैं कितना खर्चा होगा, वो पर्टिकुलर एस्टीमेट बता नहीं पा रहे कि कितना खर्चा होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इन दैट केस प्रत्यानुदान लाया जाएगा, और ये कार्यपालिका के लिए कहा जाता है ये ब्लैंक चेक। क्या? ब्लैंक चेक के समान होता है। क्यों ब्लैंक चेक के समान होता है? क्योंकि आपने बताया ही नहीं कि कितना खर्चा हो सकता है, अंदाजा बता नहीं पा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो प्रत्यानुदान लाया जाएगा। फिर है अपवादानुदान। अब एक बात बताइए, ध्यान से समझिएगा, वर्ष 2025 के लिए बजट आ गया है, ठीक है, अब फरवरी में बजट आया, ठीक है, और आपका समझिएगा अक्टूबर का महीना है, सरकार को लगता है कि भैया ये योजना भी लाना चाहिए था, पर्टिकुलर ये योजना लाना था उनको, लेकिन बजट में वो था ही नहीं। उसके लिए पैसा तो लगेगा योजना को लाने के लिए, तो इन दैट केस, ठीक है, उसको हम लोग वो करेंगे कि भाई ये अपवादानुदान है और हमने बजट में नहीं बताया था, इसको अभी हम लोग ला रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, ठीक है, धन की आवश्यकता है। तो उस वित्तीय वर्ष में वो योजना तो शामिल, पर्टिकुलर वो सेवा, वो योजना शामिल नहीं था, अचानक से लाया गया, और उसके लिए हम लोग क्या ला रहे हैं, अपवादानुदान। आप लोगों ने पूरा समग्र एक साथ इसे अतिरिक्त अनुदान में पढ़ा था, अनुच्छेद 115 करके। लेकिन अगर ये ना आए और पर्टिकुलर इसको तोड़ के अगर ये दे दे, अधिक अनुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, तो आप लोग क्या है, इसको क्या कर लीजिएगा, समझिएगा। ये समझ में आया मैं जो बोल रहा हूं? ये बजट का ही पार्ट है, कुछ बुक में मिलेगा, कुछ बुक में नहीं मिलेगा, आप लोग को इसको समझना होगा। ठीक है, समझ में आया? मैं ये बोला जी, ठीक है, जैसे अधिक अनुदान है,
तो जैसे उस वित्तीय वर्ष में पर्टिकुलर कोई योजना था, हमने एस्टिमेट लिखा था कि भाई 1000 करोड़ इस पे खर्चा हो गया 1500 करोड़ खर्च। तो अगले सत्र जो बजट होगा ना, ठीक है, तो उसमें राष्ट्रपति क्या लाएंगे, अधिक अनुदान, क्योंकि वो वाला जो योजना था ना भैया उसमें इतना खर्चा हो गया करके। भाई 500 करोड़ को तो वो करना है ना, हो सकता है उसको आकस्मिक निधि से वो किए होंगे खर्च, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि इस योजना में हमने 1000 करोड़ का बोला था, 500 करोड़ अधिक खर्चा हो गया करके, अधिक अनुदान लाया जाएगा। फिर प्रत्यानुदान, अब ये बोलते हैं कि पर्टिकुलर एक योजना है जिसमें हम लोग बता नहीं पाएंगे कितना खर्चा होगा, लेकिन खर्चा होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या है, बताएंगे कि कितना खर्चा होगा वो लास्ट में। तो प्रत्यानुदान इसी के लिए वर्ड यूज किया गया कि आप बता नहीं पा रहे हो और पैसों की शीघ्र आवश्यकता है इसमें। ठीक है, लास्ट में बता देंगे कि टोटल कितना खर्चा हुआ, लेकिन हमको एक ब्लैंक चेक, बोलने का मतलब ये प्रत्यानुदान ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग एस्टिमेट बता नहीं पा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अपवादानुदान में ये बोलते हैं रे भाई, ठीक है, पर्टिकुलर उसी वर्ष बजट में वो योजना शामिल नहीं था, वो सेवा शामिल नहीं था, अचानक से वो आया, ठीक है, तो उसके लिए क्या लाएंगे, अपवादानुदान। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका ये बजट से संबंधित था, है ना।